अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे 11th लेक्चर है एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में एंड एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास के। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है किसी भी एलिमेंट के एटम का। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है। टेबल को देके यहाँ पे हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास इन AMU में कितना आ रहा है 1.0079 AMU। ऑक्सीजन का देख ले 15.8994 AMU एंड सो ऑन। इस तरह बाकी एलिमेंट्स का भी देख ले। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो है एक AMU हम लोगों ने उठाया था, यानी कि कार्बन के 12 हिस्से बनाए हुए थे, उनमें से एक हिस्से को उठाया और उनको हम लोगों ने कहा एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU। अब इधर हम लोग AMU रखते और इधर कोई भी एलिमेंट रखते तो हमें किसी भी एलिमेंट के एटम के मास के बारे में पता चल जाता कि फ़ला एलिमेंट की हमारे पास इतनी, फ़ला एलिमेंट के एटम की मास हमारी पास इतनी है। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हीलियम को कहा था या ऑक्सीजन को कहा था या हाइड्रोजन को कहा था कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसके हमारे पास जो मास है, हाइड्रोजन एटम का जो हमारे पास मास है वो कितना है 1 AMU है। कितना है 1 AMU। और ऑक्सीजन के बारे में हम लोगों ने कहा था कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास कितने AMU के बराबर आ रहा है। हमारे पास ऑक्सीजन एटम की जो मास है वो कितना है हमारे पास 16 AMU के बराबर है। लेकिन अगर इनके रिलेटिव एटॉमिक मास को देखा जाए जैसे कि इधर टेबल में मेंशन है, तो हमारे पास AMU जो है हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है। इधर देखिए 0079 AMU है, ठीक है। तो ये किस वजह से। और अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो इधर एटॉमिक मास यूनिट में रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोगों ने कहा था कि 16 AMU के इक्वल आ रहा है, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास में हमारे पास 15.8994 AMU के इक्वल आ रहा है। तो ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। तो उन आइसोटोप्स की वजह से इनका जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, एलिमेंट्स के एटम का जो मास होता है वो डिफरेंट आ रहा था AMU से, ठीक है ना। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को इधर स्टडी करते हैं कि बुक में क्या कहते हैं। द एटॉमिक मास इज एज कैन बी सीन इन द टेबल 1.6 आर रेयरली फाउंड टू बी एग्जैक्टली होल नंबर। दिस इज बिकॉज मोस्ट एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more naturally occurring isotopes and the relative atomic mass takes into account the abundance of each isotope। कहते हैं कि हमारे पास जो इधर जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने बता दिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट आ रहे थे। एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास डिफरेंट आ रहे थे बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स इन नेचर। एवरेज एटॉमिक मास is the weighted average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of an element. Average atomic mass of an element can be calculated by using following formula। किसी भी एलिमेंट के एटम की एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। हम एटॉमिक मास लेते हैं आइसोटोप का और इसकी हम लोग परसेंटेज को देखते हैं कि इसके हमारे पास नेचर में कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, फिर उनको 100 पे डिवाइड करते हैं। अब फिर अगर हमारे पास उस एलिमेंट का कोई दूसरा आइसोटोप है तो उसका हम लोग एटॉमिक मास उठाते हैं और फिर इसकी हमारे पास नेचर में कितनी एबंडेंस है, कितनी परसेंटेज है, और फिर उनको 100 पे डिवाइड करते हैं। अगर किसी एलिमेंट का कोई थर्ड आइसोटोप भी है नेचर में तो उसको हम लोगों ने फिर क्या करना है, इधर प्लस लगाना है, उसका एटॉमिक मास लेना है, ठीक है, और उसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाइड करना है और 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट की एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल को इन्होंने सॉल्व भी किया है। हमें पता है कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप है नेचर में, 2 आइसोटोप है, ठीक है। एक 35 वाला आइसोटोप है और एक 37 वाला आइसोटोप है।
अब इनके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप यानी क्लोरीन 35 का, और इसका हम लोग एबंडेंस को देखते हैं, परसेंटेज को देखते हैं कि ये नेचर में कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, फिर प्लस करते हैं, फिर दूसरे आइसोटोप यानी कि 37 वाला आइसोटोप लेते हैं और इसकी एबंडेंस यानी इसकी परसेंटेज को इसके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाइड करके 100 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला जो है हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। इधर मैं बता रही हूँ एटॉमिक मास, अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना चाहे तो इधर हम लोग किसका मालूम कर रहे हैं, क्लोरीन का मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इस तरह से, और फिर इनके साथ मल्टीप्लाइड करना है किसको, इसकी परसेंटेज को, कि इसके हमारे पास अब नेचर में या जो है यहाँ पे इसकी हमारे पास परसेंटेज कितनी है, फिर प्लस हम लोगों ने एटॉमिक मास लेना है दूसरे आइसोटोप का अब सेकेंड आइसोटोप। ठीक है, इधर मैं लिख रही हूँ, उधर जगह नहीं है। ठीक है, और फिर इसकी हमारे पास परसेंटेज कितनी है उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, और फिर इधर हम लोगों ने दोनों को क्या करना है, 100 पे डिवाइड करना है। अगर अलग अलग डिवाइड नहीं कर रहे इस तरह से, जैसे कि इधर अलग डिवाइड किया है, फिर सेकेंड आइसोटोप को अलग से 100 पे डिवाइड किया, इस तरह से आप जो है दोनों को इकट्ठे 100 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई थर्ड आइसोटोप भी है किसी का, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है ना, तो इसके 3 आइसोटोप है, तो इधर हम लोगों ने फिर क्या करना होगा, एटॉमिक मास लिखना होगा, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड परसेंटेज इन एबंडेंस। ठीक है, और फिर इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू आ जाती है। अब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, हमारे पास एटॉमिक मास फर्स्ट आइसोटोप का कितना है, 35 है। ठीक है, और इसके हमारे पास परसेंटेज कितनी है 35 की, इधर देखते हैं, 1 इज़ क्लोरीन 35 एंड द अदर इज़ क्लोरीन 37। द परसेंटेज अकरेंस इन नेचर ऑफ क्लोरीन 35 इज़ 75। इसका हमारे पास नेचर में 35% है, प्लस दूसरे आइसोटोप का हमारे पास एटॉमिक मास कितना है, 37 है, और इसका हमारे पास परसेंटेज कितना है, the percentage occurrence in nature of chlorine 35 is 75% and the percentage of chlorine 37 is 25%। इसका हमारे पास कितना है, 25% है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, 100 पे डिवाइड भी करना है। तो इन दोनों को 100 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो होती है 35.50 AMU। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसकी AMU को देख ले, रिलेटिव एटॉमिक मास को देख ले, किसकी रिलेटिव एटॉमिक मास को देख ले, क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास को देख ले, तो हम लोग इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इधर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से, या इधर देख ले, ये वाला ना देखें, इस तरह से हम लोग क्या रखते हैं, AMU इधर रखते हैं, AMU, और इधर हम लोग रखते हैं क्लोरीन। तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है, 35 होता है। इस तरह से, चूँकि यहाँ पे हम लोगों ने 35 AMU रखने होते हैं, तो ये इसका क्या है, 35 AMU इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, और इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है हमारे पास 35.50 AMU, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ एवरेज एटॉमिक मास और ये हुआ हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास
ये जो हमारे पास ये इनकी डिफरेंट आइसोटोप्स की वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास से डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म हो रहा है। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अपना, दुआओं में याद रखना। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछना। अल्लाह हाफिज़।